वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों को मेरी तबीयत की फिक्र है मैं उन्हें बता दूं कि मैं अभी जिंदा हूं और कम से कम रिपोर्ट आने तक मैं टेंशन फ्री हूं। ठीक है, अब वो काम करते हैं जिसके लिए आप इस चैनल में आते हैं। कुछ अच्छी, कुछ सच्ची और बहुत सारी टुच्ची खबरों के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि मेरा ये वादा नहीं है, दावा है कि इससे बेहतर कॉमेडी स्पोर्ट्स चैनल इंडिया में तो है नहीं। कई लोगों का कहना है कि मैं ऐसा ना कहा करूँ, पर अब कह दिया तो देखा जाएगा। पहली खबर कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। कॉनर मैकग्रेगर सेंट पैट्रिक्स डे के दिन व्हाइट हाउस गए थे और व्हाइट हाउस से उन्होंने लोगों को एड्रेस भी किया। यही नहीं, कुछ क्वेश्चन भी लिए। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की थीम चल रही है कि वो आजकल फटे तक एंटी इमिग्रेंट है, इसलिए एक आयरिश जेंटलमैन, मैं बताऊंगा कि मैं आयरिश जेंटलमैन क्यों कह रहा हूँ, एक आयरिश जेंटलमैन कॉनर मैकग्रेगर व्हाइट हाउस जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आयरलैंड में ना बहुत सारे इमिग्रेंट आ रहे हैं, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हम आगे बढ़े इससे पहले ये दोगलापन मैं बता दूं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयरलैंड के प्रति मेरी भावना क्या है। मेरा मानना है कि दुनिया में एक दो ही कंट्री ऐसी है जिनकी मैं आयरलैंड से ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो मैं जो आगे जो बोलने वाला हूँ वो आयरलैंड के प्रति नहीं है, वो कॉनर मैकग्रेगर जैसे आयरिश लोगों के प्रति है। कॉनर मैकग्रेगर ने कहा कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट आ रहे हैं। पहली बात तो दुनिया में कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं आता। इमिग्रेंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी और यूएस की पॉलिसी की वजह से उनकी जो रहने की जगह है वो अनस्टेबल हो गई है, इसीलिए इमिग्रेंट आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आते। दूसरी बात, तुम लोगों को कहने का कोई हक नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सोसाइटी से माइग्रेंट निकले हैं? उस सोसाइटी का नाम है आयरिश सोसाइटी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता अमेरिका में कितने आयरिश लोग हैं? अमेरिका में एक्चुअली आयरलैंड से ज़्यादा आयरिश लोग हैं। ठीक है ना। आयरलैंड की इतनी बड़ी आबादी माइग्रेट करके अमेरिका जा चुकी है कि वहाँ पे एक्चुअली अमेरिका से ज़्यादा आयरिश है। यानी कि आयरिश लोगों का कहना है, कॉनर मैकग्रेगर जैसे, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि भाई हम माइग्रेट कर सकते हैं दूसरे देश, बट तुम मत करना क्योंकि हम गोरे हैं और तुम गोरे नहीं हो। खैर इस टुच्ची खबरों से आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो फ्रांसिस नगानू को लेकर है। देखिए, फ्रांसिस नगानू के बारे में हमें कुछ बातें जो पता थी वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमें पता था कि कम से कम एक फाइट उसकी पीएफएल में बाकी है, और हमें ये भी पता है, पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो नेक्स्ट वेंचर उसका होगा वो बॉक्सिंग में होगा, ना कि पीएफएल में। वो बॉक्सिंग में एक फाइट करेगा और फिर वापस पीएफएल में जाके फाइट करेगा। अब कई लोगों को ये सवाल उठा रहे हैं कि एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि एक फाइट उसके कॉन्ट्रैक्ट में बची हुई है पीएफएल की, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में सनसेट क्लॉज है जो कि इस महीने यानी कि मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। यानी कि वो क्लॉज खत्म होते साथ ही एमएमए की दुनिया में कम से कम फ्रांसिस नगानू फ्री एजेंट बन जाएगा। फ्रांसिस नगानू के बारे ने इस बारे में ना कहा है ना कहा है। वहीं डॉन डेविस ने कहा कि ये सारी खबरें झूठी हैं, फ्रांसिस नगानू अभी बना रहेगा पीएफएल में। यही नहीं, उसने तो ये भी कहा है कि फ्रांसिस नगानू पीएफएल के भविष्य में भी काफ़ी काम आएगा। ठीक है भाई लोग, अब अगर आप पूछें कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में, मुझे लगता है कि या तो मार्च ना सही तो जब 2025 में ही सही सनसेट क्लॉज जरूर आएगा इस पीएफएल कॉन्ट्रैक्ट का। बट पीएफएल कॉन्ट्रैक्ट के में जल्दी से फाइट क्यों नहीं हो रही है फ्रांसिस नगानू की? क्योंकि फ्रांसिस के लेवल का कोई फाइटर है नहीं यार। पूरी यूएफसी में फ्रांसिस के लेवल के 2-3 फाइटर हैं, तो पीएफएल वाले कहाँ से ढूंढ के ले आए? एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जेरेमी स्टीवंस की है, और जेरेमी स्टीवंस की एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकत है उसकी वजह से, जिसको आप में से कई लोग बहुत होशियारी भरी हरकत मान रहे होंगे। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दूं आपको। जेरेमी स्टीवंस उन फाइटरों में से एक था कि जब कभी यूएफसी ने उसको कॉल किया कि भाई इससे फाइट करनी है, जेरेमी स्टीवंस ने कभी किसी के लिए ना नहीं कहा। वो ना सिर्फ किसी फाइट के लिए ना नहीं कहता, बाकी हर फाइट को एक्साइटिंग बनाता। आप जेरेमी स्टीवंस की सारी फाइट निकाल के देख लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि जेरेमी स्टीवंस का परफॉर्मेंस अच्छा था या नहीं था, पर ये नहीं कह सकते कि कोई फाइट बोरिंग थी। यानी कि यूएफसी कैसे फाइटर चाहती है जो हर फाइट के लिए हाँ करे, जेरेमी स्टीवंस वो फाइटर था। जेरेमी स्टीवंस यूएफसी कैसे फाइटर चाहती है जो फाइट को एक्साइटिंग बनाए, जेरेमी स्टीवंस वो फाइटर था। पर जब मौका आया ना भाई साहब, तो जेरेमी स्टीवंस से एक बार बात किए बिना डेना व्हाइट ने निकाल फेंका उसको यूएफसी से। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्चुअली जेरेमी स्टीवंस बाहर जाता है। शुरुआत में थोड़े फेलियर दिखता है, बट बाद में बीकेएफसी जैसी जगह में अपना एक नया स्टार पाता है, अपने आप को स्टार बनता हुआ देखता है। एक्चुअली वो बिग डील हो जाता है। अब इसके बाद क्या चूतियापा करता है, वो वापस से एसएमएस करता है डेना व्हाइट को, और डेना व्हाइट बोलता है हाँ एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अब मुझे इसका लॉजिक आप समझाइए कि एक फाइट से क्या होगा? एक फाइट से सिर्फ फायदा यूएफसी को है। यूएफसी कहेगी अगर एक फाइट अच्छी है तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं है तो भाई तुम बाहर जाओ वापस से।
बहुत सिंपल सी बात है मेरे दोस्त कि जो इज्जत अभी बाहर कमाई है ना जेरेमी स्टीवंस से, अगर वो अगली फाइट हारता है तो इज्जत गई। हम जो एक स्टार देख रहे थे ना जेरेमी स्टीवंस में, मानिए कि वो गया। अब जेरेमी स्टीवंस का कहना है कि उसकी बीवी के कहने पर उसने ऐसा किया। भाई ये जो बकचोदिया है ना, ये अपने आप के पास रखना चाहिए। कोई किसी के कहने से कुछ भी नहीं करता है, हर डिसीजन इंसान खुद ही लेता है। बस वो चाहता है कि कोई और उसको कह दे, क्योंकि उसमें एक आदत होती है दूसरों का अप्रूवल लेने की। खैर, यूएफसी वाले और यूएफसी की पिछवाड़ा चाटने वाले और सब के सब इसको बहुत ही इंप्रेसिव बात कह रहे हैं। यार वो लौंडा बाहर अपने आप को साबित कर चुका है। एनीवेज, मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर कम रखने का है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली खबर इस्लाम मकाचेव और इलिया टोपुरिया को लेकर है। अगर आप एमएमए की खबरों में नज़र रखते हैं तो आप सभी को पता है कि इन दोनों के बारे में बहुत सारी बात चल रही है। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि यूएफसी 317 में इनकी फाइट फिक्स ही हो गई है। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो तब तक किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हाल ही में जो खबर आई है वो खबर आई है एक्चुअली इस्लाम के कैंप से, और इस्लाम का कहना है कि उन्होंने इलिया टोपुरिया से होने वाली फाइट के लिए ना कह दी है। अब ये जो खबर है ना, इससे 3-4 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इससे पहली बात ये नज़र आती है कि एक्चुअली यूएफसी ने ऑफर की थी इस्लाम मकाचेव को ये फाइट। अब क्यों मना कर दी होगी? बहुत सिंपल सी यार, वो नहीं चाहता कि उसके मल्टीपल डिफेंस जो है वो फेदरवेट के खिलाफ हो। इससे एक और बात जो निकल के आती है वो ये है कि यूएफसी की नज़र में इलिया टोपुरिया इतना बड़ा स्टार है कि सिर्फ एक डिफेंस के बावजूद उसे अगले जो वेट क्लास है लाइट वेट में, उसे टाइटल शॉट दे दिया जाए। यानी कि वो इतना बड़ा स्टार है यूएफसी की नज़र में। वहीं इस्लाम मकाचेव की नज़र में वो इतना बड़ा स्टार नहीं है, तभी इस्लाम मकाचेव ने ना कह दिया। मेरा मानना है कि एक्चुअली उसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट एक फाइट के बाद। आप सभी को पता है कि रोमन डुलिड्जे ने भी और एक दो और 185ers ने चैलेंज किया है रॉबर्ट विटेकर को फाइट के लिए, और रॉबर्ट विटेकर ने कहा है कि वो अगली फाइट सिर्फ और सिर्फ शॉन स्ट्रिकलैंड से करना चाहता है। उस फाइट के रिजल्ट पे तय होगा कि उसका नेक्स्ट अपोनेंट क्या होगा, या फिर वो 185 में रहेगा भी या नहीं रहेगा। यार शॉन, जब कभी रॉबर्ट विटेकर बात करता ना कि 185 से 205 में जाने की, आई रियली डोंट लाइक दिस। मेरा मानना है कि रॉबर्ट विटेकर शानदार इंसान है और उससे भी शानदार फाइटर है, पर 205 में बहुत ज़्यादा अंडर साइज हो जाएगा यार। हमें याद है ये लौंडा वही लौंडा है जो कभी 170 में फाइट करता था। 205 में दिक्कत होगी विटेकर को, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। विटेकर की किस्मत ख़राब है दोस्त कि वो इजराइल अदेसानिया, एलेक्स पेरेरा जैसे काल में जिंदा हुआ है ना। इस काल में वो 185 में था। और अब डीडीपी की बात ले लें, किसी और समय में विटेकर को हराने वाला था नहीं इस डिवीज़न में। हम आज विटेकर को शानदार फाइटर मानते हैं, बट मेरे को ना हमेशा ये दिमाग में बात लगी रहती है कि आज से 10 साल बाद हम उसे कैसा फाइटर काउंट करेंगे। मैं तो उसे तब भी अच्छा फाइटर काउंट करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उसे अच्छा फाइटर काउंट करेंगे। और जहां तक शॉन स्ट्रिकलैंड की बात है, नेक्स्ट फाइट में अगर शॉन स्ट्रिकलैंड और रॉबर्ट विटेकर की फाइट होती है, तय हो जाती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप पूछे मेरे ओपिनियन क्या है, तो आई थिंक रॉबर्ट विटेकर इज़ अ बेटर फाइटर देन शॉन स्ट्रिकलैंड, हैंड्स डाउन। चलो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो आपको, मैं सिर्फ ये एक्चुअली बड़ी खबर नहीं है, पर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाई फाइटर्स का पीआर कैसे काम करता है। देखो, बो निकल ने कहा कि मैंने मांगी थी रेने टू रिटर वाली फाइट, आरडीआर वाली फाइट, क्योंकि वो मेरे लिए नेचुरल नेक्स्ट स्टेप था। मैं आपको बताऊं अंदर ही अंदर क्या हुआ, और इस बात की खबरें बहुत दिनों से चल रही हैं। यूएफसी ने साफ साफ कह दिया है बो निकल को कि नाउ इट्स टाइम टू पुट अप और शट अप। याद है जब बो निकल का बहुत बड़ा हवा बनाया जा रहा था आज से 2-3 साल पहले, तब जाके मेरे वीडियो देखना। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि भाई मैं आपको परफॉर्मेंस करते हुए देखूंगा ना तो आपको बड़ा स्टार मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप रेसलिंग की दुनिया में कहाँ थे या स्ट्राइकिंग की दुनिया में कहाँ थे, ये एमएमए है। ये वाली बात है कि किस मैदान में गधा चराने आए हो गालिब, इस मैदान में तो गाय भी चरा करती है। यार आपको नहीं पता कि यहाँ आपसे बड़े बड़े कौन से खिलाड़ी बैठे हुए हैं। खैर, ये सारी बकचोदी करने का मतलब ये है कि भाई इनकी ये पीआर एक्सरसाइज है। यूएफसी ने कहा कि आप इससे नेक्स्ट फाइट कर रहे हो और फाइटर का नाम है रेनियर डोरेटर। अब इसको कैसे अपने तरफ किया जाए खबरों को कि भाई ये मैं तो खुद चाहता था कि इससे फाइट हो, मैंने तो मांगी थी वाली फाइट और तब मेरे को मिली है। देखते हैं बेटा, है कि नहीं। आखिरी की खबर भी बस थोड़ा सा, बस हम आप ये कह सकते हो थोड़ा सा रंडी रोना ही कर रहा हूँ मैं। आखिरी खबर यही है भाई कि आपको सभी को पता है कि लंदन कार्ड में एडवर्ड्स वर्सेस ब्रेडी वाली फाइट होने वाली है, और ये इतनी बड़ी फाइट है कि इसके बारे में बाकायदा मैं एनालिसिस करूंगा, है ना, और आएगा। बाकी झंडू फाइटों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है,
बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये नहीं है। शॉन ब्रेडी को खैर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर लियोन एडवर्ड्स अपने कैरियर के पीक में चल रहा है पिछले 5 साल से, और कितनी बार फाइट किया लियोन एडवर्ड्स ने। चैंपियनशिप हारने के बाद लियोन एडवर्ड्स की ये दूसरी या तीसरी फाइट होनी चाहिए थी, ना कि पहली फाइट। ये सारे के सारे फाइटर ना आज नहीं, आज से 5 साल 6 साल बाद पछताएंगे कि अपने कैरियर के पीक में आपने फाइट नहीं की। आपको एग्जांपल देखना है ना, तो आप उस लौंडे को देखिए, मराव दिविशविली को। आप देखिए कि वो अभी अभी डिफेंड किया ना उसने फाइट, आप गारंटी मानिए कि अगले 3 महीने के अंदर वो फिर से डिफेंड करेगा अगर इंजर्ड नहीं होगा तो। दैट्स हाउ यू बिकम सुपरस्टार, दैट्स हाउ पीपल रिमेंबर यू। यार तुम बॉक्सर नहीं है जो एक फाइट में तुमको 20-20 50-50 मिलियन मिल जाए चैंपियन होने के नाते। $1 मिलियन, $500,000, $700,000 ऐसी कमाई होती है यूएफसी में चैंपियन लेवल के फाइटर की भी। और अगर आप एक बार फाइट कर रहे हो तो कितना कमा लोगे यार आप। और आपके पास कोई जिंदगी भर का इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ तब का इंश्योरेंस है जब तक आप यूएफसी के लिए फाइट कर रहे हो। तो कितना कमा लोगे, कितना बचा लोगे, कितना काम आएगा आपके बाद में। एनीवेज, आप लोग तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जब कभी आप अपने पीक में हो ना कैरियर में, चाहे वो किसी भी चीज में हो, पूरा जी जान लगा दीजिए, सारी कमाई उधर से निकलेगी। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था फिट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।